सपने हैं आँखों में, उम्मीदों का जहां, ये दिल है अब जो मंजिलों का कर ले अपनी पहचान। आज ये पल अपना है, जीत की बात है, आसमां को छू कर भी देखो, सपने हैं अपने साथ। कनिष्का का ये साथ हर मुश्किल को बनाए आसान। हौसलों की उमंग है, सफल के राहों पे चलना। रोशनी का एक सितारा बन जाओ तुम यही। हेलो हेलो, स्पीकर का साउंड। पढ़े थे इसको। औरंगजेब का तो नाम सुने ही होंगे। चलिए, तो आज हम लोग औरंगजेब के बारे में जानेंगे। इतिहास में अब औरंगजेब एक ऐसा शासक रहा है का कई साहित्य में, सिनेमा में, सीरियल में वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है, मतलब आप देखे होंगे। ठीक है। 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक औरंग औरंगजेब का शासनकाल रहा। कब से कब तक? 1658 से लेकर के 1707 तक। अब देखिए, औरंगजेब का जन्म कब हुआ। जैसे ही आपसे कोई पूछे कि बताइए भाई औरंगजेब का जन्म कब हुआ, तुरंत बोलना है 24 अक्टूबर 1618 को। 24 अक्टूबर 1618 को। और कहाँ हुआ? तो दोहाद। ठीक है, कहाँ हुआ? दोहाद। अब ये दोहद अभी तो गुजरात में है, लेकिन ये जो है उज्जैन के निकट है। और उज्जैन जो है वो कहाँ है? उज्जैन जिला मध्य प्रदेश में। ठीक है। और औरंगजेब के बचपन का नाम, सॉरी, औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। अब ये नूरजहां कौन थी औरंगजेब की? तो औरंगजेब की दादी थी। ठीक है। औरंगजेब के माँ का नाम अर्जुमंद बानो बेगम उर्फ मुमताज महल था। ठीक है। औरंगजेब का जन्म कब हुआ? 24 अक्टूबर 1618 को। कहाँ हुआ? दोहाद या दोहद।
ये वर्तमान में कहाँ है? गुजरात में। और औरंगजेब का बचपन जो है वो अपनी दादी नूरजहां के पास बीता। ठीक है। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। यानी औरंगजेब की शादी किसके साथ हुई? दिलरास बानो बेगम। तो औरंगजेब की पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम। अब ऐसे ही याद कर लें कि औरंगजेब के पिता का नाम पूछेगा तो क्या बोलेंगे? शाहजहां। औरंगजेब के पिता का नाम कोई पूछेगा, बोलेंगे शाहजहां। ठीक है। यदि कोई पूछे कि औरंगजेब के माता का नाम क्या था? मुमताज महल। औरंगजेब की मां का नाम मुमताज महल। औरंगजेब की पत्नी का नाम कोई पूछे तो दिलरास बानो बेगम। औरंगजेब की पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम। तो माता पिता और पत्नी से परिचित हो गए। औरंगजेब के जन्म स्थान दोहाद है। 1618 में जन्म हुआ था और 1658 में ये राजा बना, शासक बना। आगरा पर आगरा पर कब्जा कर जल्दीबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। तो औरंगजेब जो है वो क्या किया? आगरा पर कब्जा करके और अपना राज्याभिषेक करवा लिया। कब? 31 जुलाई 1658 को। और इसने आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर ली। ये छोटा नाम याद रखिएगा। आलमगीर बादशाह की उपाधि धारण करके आगरा की गद्दी पर बैठा। कब बैठा? हाँ, एकदम बोल बोल के याद करना है। औरंगजेब राजा कब बना? 31 जुलाई 1658 को। जिसे अपना बर्थडे आपको याद रहता है, इसी तरह से औरंगजेब का भी याद रखिएगा कि औरंगजेब का बर्थडे कब है? 24 अक्टूबर 1618 को, है ना। और राजा कब बना? 31 जुलाई 1658 को। अब देखिए, जैसे पूछे कि बर्थडे कब है तो शासक कब बना वो आप बोल दिए। देवराई के युद्ध में दारा शिकोह को पराजित करके 15 मई 1659 को औरंगजेब दिल्ली में प्रवेश किया। अब देखिए, आपको बताए थे कि दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच 3 युद्ध लड़े गए थे। कितने युद्ध लड़े गए थे? 3 युद्ध। जिसमें से निर्णायक युद्ध था देवराई का युद्ध। कौन सा युद्ध निर्णायक था? देवराई का युद्ध। और देवराई के युद्ध में दारा शिकोह को हरा करके औरंगजेब उसकी हत्या कर देता है। दारा शिकोह कौन था? औरंगजेब का भाई था। और उसकी हत्या करके 15 मई 1659 को ये दिल्ली में प्रवेश करता है। और फिर 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक होता है इसका। कहाँ? दिल्ली में। कहाँ होता है? दिल्ली में। तो क्या क्या याद रखना है? औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक होता है। ठीक है। पहला राज्याभिषेक, यानी राज्याभिषेक समझते हैं ना, ताज पहनता है। पहला राज्याभिषेक आगरा में होता है, दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में होता है। ठीक है। वो आगरा वाला जल्दीबाजी में कर लिया था कि कहीं दूसरा कोई राजा ना बन जाए। ठीक है। लेकिन दारा शिकोह को पराजित करने के बाद वो दिल्ली में प्रवेश करता है और 15 मई 1659 को दिल्ली में प्रवेश किया और 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक होता है। जबकि पहली बार राज्याभिषेक कब होता है? 31 जुलाई 1658 को। और ये राज्याभिषेक होता है आगरा में। 5 जून 1659 को होता है दिल्ली में। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम। रटिए,
औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मुहम्मद हकीम, ये औरंगजेब के गुरु थे। देखिए, औरंगजेब अपने जीवन का पहला युद्ध जो लड़ा था वो 1636 में लड़ा था, समझ गए? 1636 ईस्वी में औरंगजेब पहला लड़ाई लड़ा था ओरछा के शासक जूझर सिंह के विरुद्ध। ठीक है, किसके विरुद्ध? जूझर सिंह के विरुद्ध। और उसी के बाद औरंगजेब को दक्कन का यानी दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया था? दक्षिण का। औरंगजेब दक्षिण भारत का सूबेदार, सूबेदार का मतलब होता है गवर्नर, है ना? तो मुगल काल में जो सूबेदार होता था वो प्रांत का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, किसी राज्य का, तो सूबेदार बोलते थे। तो ये तो युवराज था, सिंध का भी गवर्नर रहा है, मुल्तान का भी गवर्नर रहा है, दक्कन का भी गवर्नर रहा है। ठीक है, तो मुगल शासक में औरंगजेब एक ऐसा राजा रहा जिसका राज्याभिषेक 2 बार होता है। पहला 1658 में आगरा में, दूसरा 1659 में दिल्ली में। बस बहुत क्लियरली इतना याद रखना है कि कौन सा मुगल बादशाह है जिसकी राज्याभिषेक 2 बार हुई? औरंगजेब का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। ठीक है, अब मुसलमान में एक शिया और एक सुन्नी। ठीक है, तो औरंगजेब क्या पूरा मुगल मुगल ही सुन्नी थे, है ना? और औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसको जिंदा पीर कहा गया है। किसको? औरंगजेब को। ठीक है, व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जयसिंह एवं शिवाजी के बीच, जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी 22 जून 1665 ईस्वी। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। कौन? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि आपको याद रखना है। पुरंदर का संधि कब हुआ था? 22 जून 1665 को। और ये किस किस के बीच हुआ था पुरंदर की संधि? जयसिंह और शिवाजी के बीच। ठीक है, इस संधि के तहत ये कहा गया था कि जो मराठा है ना, मराठा मुगलों की सहायता करेंगे। किसकी सहायता करेंगे? पुरंदर की संधि हुआ शिवाजी और जयसिंह के बीच। जयसिंह मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था और शिवाजी के साथ ये संधि हुआ कि जब युद्ध होगा और मुगल लड़ रहे होंगे तो शिवाजी मुगलों की सहायता करेंगे। ठीक है, मुगलों की सहायता करेंगे। लेकिन हालांकि ये कंटिन्यू इसलिए नहीं हो पाया कि जब बीजापुर पर आक्रमण कर रहा था मुगल सेना, तो मराठा बीजापुर की सहायता कर रहे थे। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। कहाँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट और रोचक कहानी है ना? ये बहुत रोचक है। मई 1666 ईस्वी में औरंगजेब शिवाजी से मिलता है। ये पहले याद रखना है कि औरंगजेब और शिवाजी की मुलाकात कब होती है? 1666 ईस्वी। ये तो एक बात हो गई, औरंगजेब और शिवाजी पहली बार आमने सामने मिलते हैं 1666 ईस्वी में। कहाँ मिलते हैं? आगरा में, आगरा के दीवाने आम में। दीवाने आम महल का नाम है। ठीक है, औरंगजेब क्या करता है कि शिवाजी को कैद कर लेता है, क्योंकि पहले ही बताए एक घटना कि जो पुरंदर की संधि हुई थी जिसमें ये तय हुआ था कि मुगल
की सहायता शिवाजी करेंगे, लेकिन शिवाजी बीजापुर की सहायता कर रहे थे। ठीक है। और शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा गया। ये भी पूछेगा कि औरंगजेब ने शिवाजी को कब कैद कर लिया था? 1666 में। और किस भवन में रखा था? जयपुर भवन में रखा था। और ये कहानी बहुत रोचक है कि शिवाजी शिवाजी बहुत तेज तर्रार शासक थे, है ना। वो वीर योद्धा होने के साथ साथ बहुत ही चालाक। अब देखिए कैसे शिवाजी औरंगजेब के कैद से भागते हैं। तो पहले जो राजा को, जो दूसरे राज्य के लोग होते थे, वो उपहार भेजते थे। ठीक है। उपहार डोली टाइप से आता था, उसमें भर भर के उपहार भेजते थे। ठीक है। उधर से उपहार आया खाली, और उसी में शिवाजी बैठ गए और वहां से आराम से निकल गए। वो पूरा ढका रहता था, पिटारा में बैठ के निकल गए। गुरु, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कर दी। अब ये पूछता है कि सिखों के कईवें गुरु? 9वें गुरु, नाम तेग बहादुर। और तेग बहादुर की हत्या 1675 ईस्वी में दिल्ली में औरंगजेब ने करवा दी। कब तेग बहादुर की हत्या कब हुआ? 1675 में। कईवें गुरु थे? नाम तेग बहादुर। तो आपको बहुत बार पूछा गया है कि सिखों की कैवें गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवा दी? 9वें गुरु। या किस गुरु की हत्या करवा दी? तेग बहादुर की। और तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने इसलिए करवा दी क्योंकि वो इस्लाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिए थे। ठीक है। औरंगजेब का कॉन्सेप्ट क्या था? दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना। और तेग बहादुर के समक्ष औरंगजेब ने यह प्रस्ताव रखा कि भाई आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, छोड़ देंगे। वो तैयार नहीं हुए, उनकी हत्या करवा दी। तो ये तो अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं और विस्तार से, जैसे अभी नोट्स डालेंगे ना एप्लीकेशन पे, आप उसको खरीदिए और उसका भी क्लास होगा, ऐप के जरिए होगा, एप्लीकेशन के थ्रू होगा। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में, है ना, जजिया कर को फिर से लागू कर दिया। अब ये देख लीजिए, वो जजिया कर जिसको अकबर ने समाप्त कर दिया था, तो पुनः कौन लागू कर दिया? औरंगजेब ने लागू कर दिया। ठीक है। औरंगजेब ने लागू किया। तो दो चीज यहां से याद रखना है। देखिए भारत में जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? मीर कासिम ने। ठीक है। 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था मीर कासिम। ठीक है। और जजिया कर को किस मुगल बादशाह ने हटा दिया था? अकबर ने। ठीक है। और उसको फिर से कौन लागू कर दिया? औरंगजेब ने। ठीक है। दो चीज याद रखना है। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। दोनों बात याद रखना है। अकबर कब समाप्त किया था जजिया कर? 1564 ईस्वी में। और औरंगजेब उसको फिर से कब लागू कर दिया? 1679 ईस्वी में, 79। ठीक है, 79 में। तो ये दोनों बात, अकबर समाप्त किया था 1564 में, समाप्त कर दिया था कौन? अकबर। जजिया कर, जजिया कर गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था। ठीक है। जजिया कर के बारे में थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए।
जजिया कर क्या था? जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, लेकिन ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल, अल्पवयस्क और स्त्रियों से यह नहीं लिया जाता था। भारत में सर्वप्रथम मीर कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध विजय के बाद जजिया कर की वसूली प्रारंभ की। जजिया कर के बारे में याद रखेंगे, सबसे पहले कौन जजिया कर लागू किया? मीर कासिम। कब? 712 में। कहां पर? सिंध में। और जजिया कर से ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल, अल्पवयस्क और स्त्रियों को छूट थी। लेकिन फिरोज शाह तुगलक वो पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। यह भी सवाल पूछता है, कौन शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। मुगल काल में, बाबर, हुमायूं के काल में जजिया प्रचलित थी, किंतु अकबर ने 1564 ईस्वी में इसे बंद कर दिया और औरंगजेब 1679 ईस्वी में इसको फिर से लागू कर दिया। और औरंगजेब ने सबसे पहले मारवाड़ में इसको लागू किया। कहां? मारवाड़ में। तत्पश्चात राज्य के अन्य भागों में वसूला जाने लगा। जजिया की अंतिम रूप से समाप्ति मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 ईस्वी में किया। एकदम 1 मिनट में रिवीजन कर लीजिए फटाफट। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर था, टैक्स था। जजिया कर को भारत में सबसे पहले मीर कासिम ने 712 में सिंध में लागू किया। जजिया कर से ब्राह्मण, संत, वृद्ध, अल्पवयस्क और महिलाएं मुक्त होती थी। फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। अकबर ने जजिया कर को 1564 में बंद कर दिया। औरंगजेब ने 1679 में इसको फिर से लागू कर दिया और पहली बार औरंगजेब ने इसको मारवाड़ में लागू किया और इसको अंतिम रूप से 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला ने बंद कर दिया। तब से जजिया कर समाप्त हो गया। ठीक है। औरंगजेब की बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद में करवाया गया। तो बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। और ये बीबी का मकबरा कब बना? 1679 में। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। कब बना और कौन बनाया? औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया। अब देखिए, औरंगजेब के समय जाट विद्रोह हुआ। अब ये जाट विद्रोह से सवाल पूछा है तो बहुत क्लियर रहेंगे। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? गोकुला और राजा राम ने। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। अब जाट जो है वो जाट विद्रोह हुआ औरंगजेब के समय, नेतृत्व किया गोकुला राजा राम और जाट विद्रोह को दबा दिया गया या जाट पराजित हुए 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में। तो तिलपत की लड़ाई में जाट पराजित हुए। जाटों का नेता कौन था? गोकुला और राजा राम। ठीक है। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। अब देखिए, 1670 में तिलपत की लड़ाई में गोकुल मारा गया, लेकिन जाट शांत नहीं बैठे। वो फिर 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध फिर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूट लिया। अब देखिए ये क्या किया जाट लोग कि अकबर का जो मकबरा था, है ना, अकबर का मकबरा कहाँ था? सिकंदरा में। और उस अकबर के मकबरे को भी लूटने का मतलब क्या हुआ कि उसको पूरा खोद करके निकाल देना। ठीक है। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली। अब देखिए, भरतपुर राजवंश का संस्थापक कौन था? चूड़ामन।
तो 3 जाट नेता याद रखेंगे, गोकुला, राजाराम, चूरामन। कौन कौन? हाँ, और ये तीनों जाट नेता औरंगजेब के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। थोड़ा सा यहाँ टाइम देना है, लेकिन इसको अच्छे से याद कर लेना है। जाट विद्रोह किसके समय हुआ पूछेगा तो औरंगजेब के समय। जाट नेता कौन कौन थे? गोकुला, उसके बाद हुए राजा राम, उसके बाद हुए चूरामन। ठीक है, 3 जाट नेता याद हो गया, गोकुला, राजा राम और चूरामन। गोकुला की तो हत्या कर दी 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में। फिर 1685 में राजा राम ने विद्रोह किया, और उसके बाद चूरामन ने भरतपुर राजवंश की स्थापना की। तो भरतपुर राजवंश जो कि जाटों का शासन था वहां, भरतपुर राजवंश की स्थापना किसने की? तो चूरामन ने। ठीक है, 1686 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब आपसे पूछेगा, देखिए बीजापुर को औरंगजेब कब जीतता है? 1686 में। बीजापुर को औरंगजेब कब जीत लिया? 1686 ईस्वी में। ठीक है, बीजापुर एक ऐसा राज्य था जो हमेशा से ही मुगलों का विरोध करता था। ठीक है, मुगलों का विरोध करता था। तो बीजापुर 1686 में जीत लिया, और गोलकुंडा कब जीत लिया? 1687 में। ये दोनों याद रखेंगे। ठीक है, 1686 में ये दोनों दक्षिण भारत के राज्य थे, बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, यही बीजापुर का वजीर था जिसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। बीजापुर का वजीर, बताए नहीं थे, शाहजहां को कोहिनूर हीरा दिया था। ठीक है, तो उसका नाम था मीर जुमला। 1686 में बीजापुर जीत लिया औरंगजेब, 1687 में गोलकुंडा को जीत लिया और इनको मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, अब ये बीजापुर और गोलकुंडा ये भी मुस्लिम साम्राज्य ही थे। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। ये जरूर याद रखिएगा, मदन्ना और अकन्ना ये ब्राह्मण थे, और इनका संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन के साथ था। ठीक है, मदन्ना और अकन्ना कहाँ से थे? गोलकुंडा से थे। और मदन्ना और अकन्ना जो कहते हैं ना कि मतलब बहुत ये योद्धा थे, ये लड़े थे गोलकुंडा के तरफ से मुगलों के विरुद्ध। ठीक है, क्या? हाँ, जगह का नाम है, राज्य है ना। उस समय एक राज्य हुआ करता था गोलकुंडा, बीजापुर, है ना, जो कर्नाटक और आंध्र के क्षेत्र में इन सब राज्यों का अस्तित्व था। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या 337 थी। याद रखिएगा, सर्वाधिक मनसबदार, और मनसब क्या होता है, ये मनसबदारी प्रथा क्या है, ये पढ़ा चुके हैं, तो पिछला वीडियो में देख सकते हैं। सबसे अधिक हिंदू मनसबदार, देखिए औरंगजेब के बारे में माना जाता है कि औरंगजेब धार्मिक रूप से कट्टर प्रवृत्ति का शासक था। अकबर जहां धार्मिक रूप से उदार प्रवृत्ति का बादशाह था, वहीं औरंगजेब धार्मिक रूप से कट्टर प्रवृत्ति का बादशाह था। लेकिन जब आपसे पूछे कि किस बादशाह के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या अधिक थी, सबसे अधिक थी, तो आंसर होगा औरंगजेब। अब धार्मिक रूप से कट्टर, लेकिन सबसे मनसबदार का मतलब क्या? अधिकारी।
मनसबदारी एक प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो जो उच्च अधिकारी होते थे वो उनको मनसबदार कहा जाता था। अब पिछला वीडियो में आप जाके देख सकते हैं मनसबदारी प्रथा क्या है, उस पर शॉर्ट्स भी है। तो 337 मनसबदार, हिंदू मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में नियुक्त थे, जो सबसे अधिक है। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। अब ये बात इतिहास में बहुत कंट्रोवर्शियल है कि एक तरफ जब आप कहते हैं कि औरंगजेब दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना चाहता था, यानी हिंदुओं के देश को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहता था। दारुल हर्ब मतलब गैर मुस्लिम देश को मुस्लिम देश में परिवर्तित करना चाहता था औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब ने अपने शासन में सबसे अधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति कर रखी थी, सबसे अधिक। तो ये जब आपको क्लास में पढ़ाएंगे तब इसको डिटेल से समझें, ठीक है। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब औरंगजेब का पुत्र था अकबर, जिसको अकबर द्वितीय कहते हैं, ठीक है। और दुर्गादास के बहकावे में आकर औरंगजेब के विरुद्ध मतलब विद्रोह कर देता है। तो औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था? अकबर द्वितीय ने। और किसके कहने पर किया था? औरंगजेब कुरान को अपने शासन का आधार बनाता है, यानी शरिया लॉ को लागू करता है, ठीक है। इस्लामिक कानून को हम लोग शरिया कहते हैं, ठीक है। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा। तुलादान में होता था कि राजा अपने जन्म दिवस पर सबको सोना चांदी बांटता था। इन सब प्रथा को बंद कर दिया। नौरोज की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? बलबन ने। नौरोज का मतलब क्या होता है? नया साल। जैसे हम लोग नया साल मनाते हैं ना, हम लोग तो 1 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन हमारा जो कैलेंडर है उसके हिसाब से नव वर्ष की शुरुआत 22 मार्च को होता है ना? 22 मार्च या 23 मार्च, लीप ईयर के हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी वाला नया साल हमेशा 1 जनवरी को ही होता है। तो चूंकि औरंगजेब ने शरिया लॉ को लागू किया, शरिया में सिक्के पर कलमा खुदवाना, नौरोज, गाना बजाना, नशा करना, ये सब चीज वर्जित है कुरान के हिसाब से, ठीक है। ये सब चीज वर्जित है। तो उसने सभी प्रथा को बंद कर दिया, तुलादान की प्रथा को भी बंद कर दिया। हिंदी हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। देखिए, हिंदू जो वैसे हिंदू शासक जो अकबर के मित्र थे, जो अकबर के तरफ से लड़ते थे, या जो औरंगजेब के मित्र थे, औरंगजेब के तरफ से लड़ते थे, तो एक प्रथा अकबर ने विकसित किया था। वो हिंदू राजा को माथे पे तिलक लगाता। औरंगजेब ने इस प्रथा को बंद कर दिया, बोला हम नहीं लगाएंगे। सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया औरंगजेब ने। ये एक बहुत अच्छा काम किया। सती प्रथा, अब सोच लीजिए, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। अच्छा, सती प्रथा पर प्रतिबंध केवल यही नहीं लगाया था, अकबर भी लगाया था, ठीक है। सती प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगाया था? अकबर भी लगाया था, लेकिन औरंगजेब भी लगाया सती प्रथा पर प्रतिबंध, ठीक है।
वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ देने के आदेश दिए और दरबार में होली, दिवाली आदि त्योहार मनाना बंद कर दिया। यानी वो शरिया लॉ को लागू किया। शरिया लॉ के हिसाब से वेश्यावृत्ति गैर इस्लामिक माना जाता है। इसके अलावे जो होली दिवाली है उस पर भी बैन लगा दी। दरबार में मतलब अपने दरबार में बैन किया, ये नहीं कि पूरे भारत में कि कोई नहीं मनाएगा, ऐसा नहीं किया था। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर भी पाबंदी लगा दी क्योंकि शरिया में संगीत भी जो है उसको हराम माना गया है, गाना बजाना इन सब चीजों। तो संगीत पर भी पाबंद लगा दिया। सरकारी जो संगीतज्ञ थे, है ना, जो दरबार में गाते बजाते थे, मनोरंजन करते थे बादशाह का, उन सबको तत्काल छुट्टी पर भेज दिया गया, अवकाश दे दिया गया, जाइए। लेकिन आप समझिए, औरंगजेब का जो ये मतलब आचरण था वो विचित्र था। एक, वो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था, लेकिन सबसे अधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त कर रखा था। दूसरा कि वो गाना बजाना संगीत पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन सबसे अधिक शास्त्रीय संगीत पर आधारित साहित्य की रचना औरंगजेब के शासनकाल में ही हुआ। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखी गई। तो ये जब सवाल कई बार पूछा है, सबसे अधिक शास्त्रीय संगीत पर आधारित पुस्तकों का फारसी में लेखन किसके शासनकाल में किया गया? औरंगजेब के शासनकाल। सबसे अधिक हिंदू मनसबदार मुगल राज्य में किसके काल में नियुक्त थे? औरंगजेब। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। देखिए, ये याद रखना है। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश किस वर्ष दिया? नहीं भूल जाएंगे, फिर से बोलिए। तो सुनाई ही नहीं दिया। 1665 औरंगजेब ने हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया 1665 ईस्वी में। और इसके शासनकाल में जो प्रमुख मंदिर तोड़े गए उसमें पाटन का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव देवराय मंदिर। ठीक है, ये केशव देवराय मंदिर कहाँ है? मथुरा में है। केशव देवराय मंदिर कौन है? मथुरा में। और जहांगीर के काल में वीर सिंह देव के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसका नाम देवराय मंदिर है। अब याद कर लीजिए, पाटन का सोमनाथ मंदिर किसके समय टूटा? यह गुजरात में है। बनारस का विश्वनाथ मंदिर किसके काल में टूटा? औरंगजेब के काल में। और मथुरा का केशव देवराय मंदिर किसके काल में टूटा? औरंगजेब के शासन का, जहांगीर के काल में बना था। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई? 20 फरवरी 1707 ईस्वी को। ठीक है। और इसको कहाँ दफनाया गया? खुलदाबाद, जो अभी रोजा के नाम से जाना जाता है। हाँ हाँ, सीधा रोजा, याद रखिए। तो और इसमें से एक जो प्रश्न है जो बहुत बार पूछा गया है वो ये लाइन है, औरंगजेब के समय कुल कितने मुगल प्रांत थे? 20। सूबा का मतलब होता है प्रांत, राज्य। जैसे भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? 28। तो मुगल काल में कुल कितने राज्य थे? 20। ठीक है। औरंगजेब दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश दारुल हर्ब का मतलब होता है जो गैर इस्लामिक है। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम का देश में परिवर्तित करने का उसका अपना लक्ष्य था।
वो काफिरों के देश, देखिए काफिर मतलब क्या, जो इस्लाम को नहीं मानता है उसको काफिर कहा गया है, समझ गए। जो इस्लाम को नहीं मानता है उसको काफिर कहा गया है। एसी क्यों बंद है? हैं? कितना अच्छा, तो जैकेट पहन के आते हैं। सर ये 1669 ही सही होगा, है 1669 ईस्वी ही सही। औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ने का आदेश 1669 में ही दिया था, ठीक है, समझ गए। अच्छा ठीक है। तो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना किसका उद्देश्य था? औरंगजेब का। और औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, ठीक है। सबसे अधिक हिंदू सेनापति किसके काल में? और फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। तो फ्रैंकोइस बर्नियर पेशे से एक डॉक्टर थे, ठीक है। वो फ्रांसीसी यात्री थे, भारत आए थे और उनको औरंगजेब ने अपना डॉक्टर नियुक्त कर लिया था। किसको नियुक्त किया था? बर्नियर को। बर्नियर सीधा याद रखिए, किसको नियुक्त किया था? बर्नियर को, ठीक है। अब आ जाइए मुगल कालीन शासन व्यवस्था में, ठीक है। मुगल कालीन शासन व्यवस्था, मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? विजारत। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स को विजारत कहा जाता था, जैसे आज मंत्रिपरिषद है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बाबर के शासनकाल में वजीर सबसे महत्वपूर्ण पद था। वजीर मतलब मंत्री, प्रधानमंत्री। सम्राट के बाद शासन कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था। यानी बाद में चल के देखिए, बाबर के समय में तो वजीर सबसे प्रमुख पोस्ट था, लेकिन आगे चल के राजा के बाद जो सबसे पावरफुल पोस्ट था वो किसका था? वकील का, ठीक है। और वकील इसके कर्तव्य को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र सद्र और मीर समन में विभाजित कर, यानी इतने सारे विभाग जो है वो वकील के पास होता था। दीवान का भी, मीर बख्शी सेनापति को बोलते हैं। और दीवान कौन हो गया? जैसे वित्त मंत्री, तो पूरा पूरा जश्व जिसके पास जमा होता था, आय और व्यय व्यय का ब्यौरा होता था। सद्र सद्र न्यायिक अधिकारी, तो ये सब अधिकार सम्राट के बाद वकील के पास था। औरंगजेब क्या किया, बोला कि इतना पावरफुल एक ही आदमी हो जाएगा तो ऐसा ना कि मेरा ही सत्ता जो है खत्म कर दें, तो फिर डिवाइड कर दिया। औरंगजेब के समय में असद खां सबसे लंबे समय तक दीवान के पद पर कार्य किया, है ना। असद खां किसका दीवान था? औरंगजेब का। याद कर लीजिए, असद खां किसका दीवान था? औरंगजेब का। और असद खां सबसे लंबे समय तक दीवान रहा, कितने वर्ष तक? 31 वर्ष तक। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। मीर बख्शी सेनापति को बोलते थे, ठीक है। और जब मीर बख्शी सरखत ना एक पत्र होता था तो सरखत बोलते थे, उस पर जब साइन करता तब जाके सेना को वेतन मिलता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे
काजी कहा जाता था। तो सद्र, अभी देखें ना हम लोग कि सद्र उश सद्र न्याय से जुड़ा हुआ अधिकारी होता था, और जब वो न्यायिक कार्य करता था तो उसको काजी भी कहा जाता था। लगानहीन भूमि मदद मास का निरीक्षण सद्र करता था। मदद मास कैसी भूमि थी? जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। लगानहीन भूमि को क्या कहते थे? मदद मास। लगानहीन भूमि को क्या कहते थे? मदद ए मास। तो ये जो सवाल कभी कई बार आया है, ये मदद ए मास। देखिए, मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था में कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको याद रखने, देखते हैं कि लूसेंट में दिया है कि नहीं आगे, तो उसके बाद फिर उन पर भी चर्चा कर देंगे। जैसे आपको उस दिन भू राजस्व व्यवस्था में पोलस भूमि, प्रतिभूमि, बंजर भूमि, चाचर भूमि के बारे में बताए। इसी तरह से आज हम लोग नक्श या कानकूत, खुदकास्त, पहिकास्त, इन सब के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पहले देख लेते हैं इसमें है या नहीं। लगानहीन भूमि को क्या कहते थे? पहले यहां से कर लें। लगानहीन भूमि को मदद मास, और उसका देखरेख करता था सद्र। कौन करता था? सद्र, दीवान नहीं, सद्र। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान होता था मीर शमा, यानी महल का देखरेख कौन करता था? मीर शमा। गुप्तचर विभाग का हेड होता था दरोगाए डाक चौकी। इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेड को क्या कहते थे? दरोगाए डाक चौकी। मुगल काल में गुप्तचर विभाग का हेड होता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। मुहतसिब आचरण से संबंधित अधिकारी होता था। आचरण यानी मुहतसिब का काम था कि कौन इस्लाम, मतलब कौन व्यक्ति है जो शरीयत के प्रतिकूल कार्य करता है, शरीयत के विरुद्ध कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति को दंडित करना, उसको शरीयत के खिलाफ कार्य करने से रोकना। तो एक सवाल पूछा था कि आचरण संबंधित अधिकारी कौन था? मुहतसिब। ठीक है। प्रशासन की दृष्टि से मुगल राज्य का बंटवारा किसमें किया गया था? सूबों में। सूबा मतलब प्रांत, राज्य। जैसे भारत एक देश है, लेकिन भारत जो है 28 सूबा में बटा हुआ है, मतलब 28 राज्य में बटा हुआ है। सूबों का सरकार में, देखिए पहले मुगल साम्राज्य बटा हुआ था सूबा में, सूबा बटा हुआ था सरकार में, सरकार बटा हुआ था परगना या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में, और दस्तूर गांव में बटे होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। तो कुछ इस तरह से इसको लिख लीजिएगा। जैसे सबसे तो ऊपर हो गया मुगल, सबसे ऊपर हो गया साम्राज्य। साम्राज्य का मतलब पूरा देश जो मुगलों के अधीन था जितना, है ना। फिर साम्राज्य को बांट दिया सूबा में। सूबों की संख्या 20 थी। कितनी थी? 20। फिर सूबा बटा हुआ था सरकार में। किसमें बटा हुआ था? सरकार में। अब सरकार यहाँ हो गया कमिश्नरी जैसा, है ना, सरकार हो गया कमिश्नरी जैसा। अब सरकार का फिर विभाजन था परगना या महल, परगना या महाल में, और महाल का फिर विभाजन था जिला में, जिला में, और जिला बटा हुआ था जिला या दस्तूर में। ठीक है। और दस्तूर बटा हुआ था गांव में। देखिए यहां पर ऐसे समझिए, जैसे आज के प्रशासनिक विभाजन से इसकी तुलना किया जाए तो, जैसे भारत हो गया साम्राज्य, बिहार हो गया राज्य, बिहार एक सूबा हो गया। ठीक है। सरकार हो गया जैसे अपना दरभंगा कमिश्नरी है। ठीक है। फिर कमिश्नरी जो है वो बट गया है जिले में, तो उस समय जिला को परगना या महाल कहते थे। ठीक है। और महाल उस समय जो जिला, जिसको जिला गांव में
तो उस समय का जिला जैसे आज का प्रखंड हो गया, और फिर प्रखंड गांव में बटा होता है, गांव हो गया। इस तरह का विभाजन, इस प्रकार की प्रशासनिक इकाई मुगल साम्राज्य में देखने को मिलता है। इस साम्राज्य बटा हुआ था, सूबा में सूबा बटा हुआ था, सरकार में सरकार बटा हुआ था, परगना में परगना बटा हुआ था, जिला में जिला बटा हुआ था, गांव में। ठीक है। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य ये कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा सभी आदमी, एक बार घर से जरूर पढ़ के आइए। देखिए आगे कल हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं, तो इससे आगे आप लोग कल पढ़ के आइएगा। ठीक है, तो